हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीख रहे थे। इस टॉपिक पर पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर रखी हैं। अब पिछले लेक्चर्स तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अब हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस जेईई और नीट दोनों के ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना भी है। तो चलिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको यहाँ पर कराऊंगा भी, ठीक है। तो एक बार पहले समझ लें इस क्वेश्चन को। और मैं बता दूं कि कल जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उस लेक्चर में जो अंतिम एग्जाम्पल था, जो लास्ट में जो एग्जाम्पल था वो हमने देखा था ट्रायंगुलर प्लेट का। तो ट्रायंगुलर प्लेट का कॉन्सेप्ट जिसको आता है वो इसको बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए ये ओरिजिन है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 0,0, तो ये ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस तरह से एक लाइन और है। इस लाइन के लिए इक्वेशन भी दी गई है जो कि है y = 12 - 6x। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है और ये जो साइडेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे मास बिखरा हुआ है। ठीक, मास बिखरा हुआ है। अब किस तरीके से बिखरा हुआ है तो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक, तो अगर ऐसा है तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेट की तरह नजर आ रही है। ठीक, अब अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट की तरह नजर आ रही है तो प्यारे बच्चों इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए और अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं तो यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ और इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ट्रायंगुलर प्लेट में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है, पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा ट्रायंगुलर प्लेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगुलर प्लेट है और ये इसका बेस है और यहां से इसकी हाइट मुझे पता है। इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो हाइट है वो मुझे अगर पता है प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि इसकी हाइट h है। ठीक, तो जिस बेस से इसकी हाइट दी गई हो उस बेस से प्यारे बच्चों h/3 ऊंचाई पर जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है प्यारे बच्चों। किस ऊंचाई पर, h/3 ऊंचाई पर। ये जो ऊंचाई होगी ये h/3 की होगी। ठीक, ये इस ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास इसका होता है। और अगर बात करूं इस पॉइंट से वर्टेक्स से, तो अगर नीचे से h/3 ऊंचाई पर था तो ऊपर से कितनी डिस्टेंस पर होगा, तो ऊपर से प्यारे बच्चों ये वर्टिकली 2h/3 नीचे होगा। वर्टिकली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो वर्टिकली 2h/3 डिस्टेंस नीचे होगा प्यारे बच्चों। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि नीचे से अगर h/3 डिस्टेंस पर है तो ऊपर से h - h/3 या इसी को हम बोल सकते हैं 2h/3, तो इस डिस्टेंस पर ऊपर से नीचे आ जाएगा वर्टिकली प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा हुआ है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इसी कॉन्सेप्ट के यूज से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इससे पहले इसको हम सॉल्व करें सबसे पहले इसमें हाइट की जरूरत होगी, क्योंकि हाइट जब पता होगी तभी हम बता पाएंगे कि कितनी ऊंचाई पर है। अगर मुझे हाइट पता है तो बेस से h/3 ऊंचाई पर होगा। ठीक, ऐसा पता है ना, तो यहाँ पे हाइट तो दी नहीं गई है। अब देखिए यहाँ पे इस डिस्टेंस को अगर मैं प्राप्त कर लूं तो ये इस बेस पर ये हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट हो गई इस बेस के लिए, और अगर इस डिस्टेंस को मैं प्राप्त कर लूं तो वो इस बेस के लिए हाइट हो गई प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस हाइट को प्राप्त कर लूं, अगर मैं इस डिस्टेंस को प्राप्त कर लूं तो यहां से h/3 ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास होगा। और प्यारे बच्चों अगर मैं इस हाइट को प्राप्त कर लूं तो यहां से h/3 ऊंचाई पर इधर सेंटर ऑफ मास होगा। तो h/3 इधर जो भी h मिलेगा तो इधर इससे क्या मिल जाएगा, इससे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक, और अगर मुझे ये मिल जाए तो इसका जैसे h डैश मिल गया मान लीजिए, तो h'/3 ऊंचाई पर इधर होगा यानी y एक्सिस पर, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक, तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही मिल जाएंगे अगर मुझे ये और ये डिस्टेंसेस मिल गए।
तो इस और इस डिस्टेंस को निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो इन डिस्टेंसेस को निकाल करके बड़े ही आराम से दे देगा। कैसे दे देगा, हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, y की वैल्यू यहां पर 0 रख दोगे। जैसे ही 0 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 6x है वो इधर आ गया और x क्या मिल गया, 2 प्यारे बच्चों। तो ये जो पॉइंट होगा वो 2,0 वाला पॉइंट हो गया। और देखिए ये कौन सा पॉइंट है, इसके लिए x 0 हो जाएगा। जब ये y एक्सिस को कट करेगी तो वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। तो x को जैसे ही 0 रखोगे तो पता चला कि y इक्वल क्या आ गया, 12 आ गया प्यारे बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, 0,12 वाला पॉइंट है। तो यहां से ये पता चला कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 है और ये जो डिस्टेंस है वो 12 है प्यारे बच्चों। ठीक इस तरीके से अब यहां पर अगर ये हमने प्राप्त कर लिए हैं तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है। देखिएगा, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो देखिए इस बेस पर ये जो बेस है इस बेस पर ये हाइट है, ठीक है। तो इस बेस से कितनी ऊंचाई पर होगा, तो ये जो हाइट है यानी कि 2/3 है ना, क्योंकि h/3, ठीक है, 2/3। तो यहां से 2/3 ऊंचाई पर ये होगा। तो ठीक है, यहां से 2/3 मान लें कि ये डिस्टेंस कुछ इतनी आ गई। ठीक, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये 2/3 है। ठीक, इस ऊंचाई पर ये कहीं होगा। ठीक, अब इस ऊंचाई पर है, इसका मतलब ये कहीं इस लाइन में होगा, यहां से यहां तक में। ठीक, ऊंचाई इतनी ही है। इस साइड इस बेस से इधर जो ऊंचाई है तो वो प्यारे बच्चों 2/3 ही है। ठीक, ये जहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो, लेकिन इससे अगर ऊंचाई देखेंगे तो 2/3 ही होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए अब इस वाले बेस को अगर हम देखें तो इस बेस से भी हमें हाइट पता है। तो प्यारे बच्चों, इस बेस से अगर मैं सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई बताना चाहूं तो देखिए क्या हो जाएगी। तो यहां से h/3 यानी 12/3 यानी 4 प्यारे बच्चों। तो यहां से कुल मिलाकर के 4 यूनिट पर इसका जो है सेंटर ऑफ मास होगा। तो देखिएगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो कुल मिलाकर के इतनी ऊंचाई पर होगा। ये जो है सेंटर ऑफ मास इसका इस बेस से 4 यूनिट ऊंचाई पर होगा। अब 4 कहां है, 4 ये हाइट इतनी है। तो इस बेस से मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक के बीच में कहीं होगा, यहां से यहां तक के इस लाइन में ही कहीं होगा। तो इस लाइन में ही है, तो इस बेस से कहीं भी उसकी ऊंचाई देखोगे तो 4 ही नजर आनी चाहिए। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये इस लाइन पर होगा यहां से यहां तक में, और हमने ये देखा कि ये इस लाइन पर भी होगा यहां से यहां तक में। तो ये दोनों कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2/3, 4 प्यारे बच्चों। तो ये इसके कोऑर्डिनेट निकल आए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकल गए इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए। ठीक, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसको नोट करिए, मैं इसको यहां पर मिटाता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई करिएगा, और मैं तो इसको यहाँ पर कराने जा ही रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसमें ये जो डायामीटर है, या मैं कहूं कि ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर एक डिस्क है। ठीक है, कैसी डिस्क, हाफ डिस्क प्यारे बच्चों। ठीक, और इस एक्स एक्सिस के नीचे ये जो नजर आ रहा है ये चीज है हाफ रिंग प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम हाफ डिस्क और हाफ रिंग से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए इनके लिए मासेस भी बताए गए हैं। हाफ डिस्क का जो मास बताया गया है वो कैपिटल M बताया गया है, और हाफ रिंग का जो मास बताया गया है वो M/2 बताया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, M/2 बताया गया है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, इन दोनों के लिए जो रेडियस है वो कॉमन है, और कितनी है, कैपिटल R। इसकी भी रेडियस यानी डिस्क की भी रेडियस कैपिटल R ही होगी, और इस रिंग के लिए जो रेडियस होगी वो भी कैपिटल R ही होगी। अब प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से x और इस तरीके से y एक्सिस लिया गया है, मतलब इनके सेंटर से ही x और y एक्सिस को पास कराया गया है इस चित्रानुसार, तो आपको ये बताना है कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा। ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, तो एक बार इसको खुद से भी सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहां पर कराने जा रहा हूं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, हाफ डिस्क और हाफ रिंग।
तो हाफ डिस्क और हाफ रिंग प्यारे बच्चों अगर दिया गया है तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाफ रिंग और हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा और जिसको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो चलिए जिसको नहीं भी पता उसको भी आ जाए इसलिए मैं इसको फिर से बताने जा रहा हूं, मतलब कहां पर इनका सेंटर ऑफ मास होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूंगा। देखिए जब हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क के बारे में, हाफ डिस्क के बारे में, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये सेंटर था डिस्क का, अगर ये सेंटर था और यहां से अगर इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस हम लोगों ने लिए थे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से हमने एक्स और वाई एक्सिस लिए थे, ये बिल्कुल सही से बन नहीं रहा लेकिन बस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ये y एक्सिस अगर ये x एक्सिस होता था तो प्यारे बच्चों ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास था इस हाफ डिस्क का वो कहां हुआ करता था, वो हुआ करता था y एक्सिस पर प्यारे बच्चों 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर। ठीक, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने बकायदा प्रूफ किया हुआ है। तो वहां पर अगर जिसको प्रूफ चाहिए वो लेक्चर्स में जाके देख सकता है। ये मैंने प्रूफ नहीं कराया, हमने रिजल्ट को लिया है, डायरेक्टली रिजल्ट कि क्या हमने रिजल्ट पाया था तो वो ये रिजल्ट मिला था प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं हाफ रिंग की तो हाफ रिंग में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, ये हाफ डिस्क है, इसमें बीच में भी मास है प्यारे बच्चों, ये रिंग है इसमें बीच में मास नहीं है। ठीक, अगर यहां से इसके सेंटर से मुझे सेंटर ऑफ मास बताना होता था तो प्यारे बच्चों यहां पे हम लोगों ने इस तरीके से बनाकर देखा था, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तब हमने ये देखा था कि इसके सेंटर से वाई एक्सिस पर 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास निकल के आता था प्यारे बच्चों। तो ये रिजल्ट निकल के आते हैं डिस्क और हाफ रिंग के लिए, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों इन्हीं रिजल्ट्स के यूज से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पर होगा सेंटर से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस सेंटर से ये कहीं पर मान लीजिए यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4r अपॉन 3 पाई। ठीक, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर बात करें रिंग की तो हाफ रिंग में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा प्यारे बच्चों, तो इसके सेंटर से कहां पर देखिएगा ये डिस्टेंस 2r अपॉन पाई डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों, 2r अपॉन पाई डिस्टेंस होगी ये। ठीक, इसके इसके सेंटर से 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पर ये हुआ करता है प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसमें ये रिंग नीचे की ओर बनी है तो नीचे की ओर डिस्टेंस लेंगे। ठीक, यहां हमने ऊपर बनाई थी तो ऊपर की ओर डिस्टेंस लिया था, ये तो आप सोच ही सकते हो। ठीक, ये रिंग नीचे की ओर है तो इसके सेंटर से नीचे की ओर 2r अपॉन पाई डिस्टेंस ली जाएगी, ना कि ऊपर की ओर, ऊपर तो रिंग है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके सेंटर ऑफ मासेस हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के यूज से प्यारे बच्चों इस पूरे सिस्टम को देखिएगा किस तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों ऐसा मान सकते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पर यानी इस पॉइंट पर इस डिस्क का मास रखा हुआ है और इस पॉइंट पर इस रिंग का मास रखा हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाए तो देखिएगा कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों एक पॉइंट केवल ले लेना है और ये मान लेना है कि इस पॉइंट पर ही पूरा डिस्क का मास रखा हुआ है, पूरे डिस्क का मास केवल इस पॉइंट पर रखा हुआ है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितनी है, तो वो है प्यारे बच्चों 4r अपॉन 3 पाई। ठीक, इतनी डिस्टेंस है। अब इसी ओरिजिन से जस्ट नीचे यानी कि अगर बात करूं ये y एक्सिस ही है अपना, तो एक ही एक्सिस पर ये दोनों पॉइंट नजर आएंगे, एक ही एक्सिस पर। देखिए ये y एक्सिस पर ही दोनों नजर आ रहे हैं, ये और ये। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ये जो नीचे जो मास है रिंग का मास वो हम यहां पर रखा हुआ मान लेंगे और जो कि है m/2 प्यारे बच्चों, कितना है m/2 है ये मास, ये कितना है ये m/2 है और ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से वो है प्यारे बच्चों 2r अपॉन पाई। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक सिस्टम निकल के आया है। अब ऐसा सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। ठीक, ये कहां पढ़ा जाता था, जब हम लोग पढ़ते हैं शुरू में डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो जब हम लोगों ने डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम के बारे में बात करी है। तो ये कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम है और ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम है। तो जब भी हमारे पास डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम हुआ करता है तब वहां पे सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा ही आसान होता है, ऐसा हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह हम लोगों ने बना लिया
दिया है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों के मासेस पता है और जहां से मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है वहां से इनके डिस्टेंसेस भी पता है। तो कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब एक चीज तो समझ ही सकते हो आप, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का 0 ही आएगा क्योंकि दोनों ही मासेस वाई एक्सिस पर स्थित हैं। और आप लोगों को पता है कि 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम है अगर, तो इनको मिलाने वाली लाइन पर ही इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, जरूर होगा। तो प्यारे बच्चों इनको मिलाने वाली लाइन पर ही होगा, यानी वाई एक्सिस पर ही इनका सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो वाई एक्सिस पर ही अगर इनका सेंटर ऑफ मास है प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो आप ये बता सकते हो कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा या XCOM यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वो तो 0 होगा। हमें निकालना है YCOM। तो चलिए YCOM निकाल लेते हैं। तो ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह है, तो बड़ा आसान हो जाएगा निकालने के लिए। हम कहां पर सॉल्व कर ले, एक काम करते हैं इसको मिटा लेते हैं और यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, XCOM 0 है, आपको ये याद रखना है। ठीक, चलिए तो कैसे निकालते थे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए, अगर मुझे YCOM निकालना तो कैसे निकालेंगे, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपान में M1 प्लस M2, ऐसे ही प्यारे बच्चों निकालेंगे, है ना। तो चलिए रखेंगे यहाँ पर वैल्यूज YCOM। तो M1 इसको मान लेता हूं मैं ये मान लेता हूं कि M1 है और ये M2 है। ऐसा अगर हम मान ले तो देखिएगा M1 क्या हो गया, M कैपिटल M इंटू Y1, देखिएगा Y1 क्या है तो 4R/3 पाई, ये Y1 है, 4R/3 पाई ये Y1 है, प्लस M2 क्या है, M/2 इंटू Y2। तो Y2 क्या है, देखिए 2R/पाई ना रख दीजिएगा, कोई रख दे यहाँ पे 2R/पाई, ये जो रखेंगे ये गलत है, -2R/पाई, क्योंकि ये क्या है, ये M2 का y कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अगर ओरिजिन ये है और ये y एक्सिस है तो नीचे है, y एक्सिस से ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं y एक्सिस पर, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके लिए वो 0, -2R/पाई बनेंगे, है ना। तो इसके लिए जो y है, यानी इसके लिए जो y है वो प्यारे बच्चों -2R/पाई है। ठीक है, हम लोग ओरिजिन से नीचे की ओर जा रहे हैं y एक्सिस पर, इसलिए यहाँ पर -2R/पाई रखिएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। चलिए ये इस तरीके से अपान में टोटल मास यानी जितना भी मास है उनको ऐड कर दो, तो m यानी कैपिटल M प्लस M/2, कैपिटल M प्लस M/2, ये पहले बच्चों। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से m और यहाँ से कॉमन ले लें, नीचे से भी m कॉमन ले लें, तो m तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, बचेगा क्या, देखिएगा 4R/3 पाई इधर बचा। जैसे ही हमको कैंसिल किया, कुल मिला के आप ऐसे कैंसिल ही कर लो। ठीक है, दोनों को ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लोगे तो कैंसिल तो हो ही जाएगा। देखिए 4R/3 पाई ये हो गया, ये क्या निकल के आया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो -R/पाई यही बचा ना, देखिएगा -R/पाई यही बचा, बिल्कुल यही बचा। चलिए अब नीचे में क्या बच रहा है, तो देखिए 1 + 1/2 यानी 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व कर लोगे तो देखिए थोड़ा आसान बना लीजिए, इसको आसान बना लीजिए। यहाँ पे इसमें ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों के जो ये है डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इनको सबट्रैक्ट करना आसान हो गया। ये हो गया R/3 पाई, कितना हो गया R/3 पाई ऊपर और नीचे में क्या है 3/2 प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के ये हो गया 2R/9 पाई। तो प्यारे बच्चों ये हमारा y कोऑर्डिनेट निकल के आया है। तो इस सिस्टम के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है वो प्यारे बच्चों 0 है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2R/9 पाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, 2R/9 पाई। ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कितना आसान था। अगर आपको सारी चीजें पता है तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाफ डिस्क और हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, जब हम लोगों ने प्रूव किया था तब वहां पर आपको बताया गया था। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी के पूरे मास को उसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ मान सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। उसके बाद जब हमने ऐसा ट्रांसफर कर लिया तो आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर आप लोग जानते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ही आसान है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले बहुत ही शानदार क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है,
और ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर पाते हो तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से समझ लीजिएगा, फिर आप इसको खुद से भी ट्राई करिएगा और फिर आप यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये हाफ डिस्क है और इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर प्लेट रखी गई है। ये ट्रायंगुलर प्लेट कैसी ट्रायंगुलर प्लेट है? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल है। और कितनी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी एक साइड 2 मीटर बताई गई है तो इसकी सभी साइड्स भी इतनी इतनी ही होंगी। अब देखिए इनकी मास डेंसिटीज बिल्कुल सेम है और क्या है? सिग्मा प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे ये जो डिस्क है इसका जो सेंटर है वहीं से प्यारे बच्चों एक्स और वाई एक्सिस को पास किया गया है और इसको ओरिजिन की तरह लिया गया। तो आपको ये बताना है कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बच्चों इसको आप खुद से भी एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर भी इसको देखते हैं। देखिए अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा हुआ है, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए भी हमने देखा और हाफ डिस्क के लिए भी देखा कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट के यूज से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन टफ हो सकती है तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक, कैलकुलेट तो आपको करनी पड़ेगी चीजें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। चलिए देखिएगा, अगर मेरे बच्चों बात करें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां है, तो हमने बोला कि हमें जहां से जिस बेस से हाइट पता हो तो प्यारे बच्चों वहां से h/3 ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास होता है किसका? ट्रायंगुलर प्लेट से। यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर होगा? इतनी जितनी भी इसकी हाइट होगी, हम मान लेते हैं h है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों h/3 ऊंचाई पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और वाई एक्सिस पर ही होगा। क्यों होगा वाई एक्सिस पर? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, अगर ट्रायंगल कुछ अजीब सा होता, जैसे ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे है ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल है, तो इसके बेस से अगर मुझे हाइट पता है, अगर मुझे इसके बेस से हाइट पता है, मान लीजिए बेस यहां से यहां तक ही है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल तो हमारा इतना है, ये प्लेट तो हमारी इतनी है, तो अगर इसके बेस से मुझे हाइट पता है तो निश्चित रूप से इसके हाइट से h/3 ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास होगा। कहां पर? यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, मतलब इसे बेस से कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी ऊंचाई h/3 ही होगी। ठीक, लेकिन कहां होगा ये अभी क्लियर कर पाना मुश्किल था। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों जो सिमेट्री है वो साफ साफ नजर आएगी और इस वजह से जो वाई एक्सिस है वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास के लिए 0 होगा, क्योंकि साफ साफ सिमेट्री देखी जा सकती है वाई एक्सिस के अबाउट प्यारे बच्चों। ठीक, तो ठीक है, वाई एक्सिस पर ही होगा और कितनी हाइट पर होगा? h/3। लेकिन h कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो h निकालना आसान है। कैसे? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों ये एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसको निकालना आसान है। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो प्यारे बच्चों जो h हो जाएगा, ये जो h हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? देखिए, ये अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखना हो तो 2 cos 60 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखना हो तो 2 sin 60। तो h निकालना है तो 2 sin 60, 2 sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे 2 sin 60 कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 प्यारे बच्चों, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है तो √3 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो √3 मीटर है। अब यहां से h/3 ऊंचाई पर ये होगा, कहां पर होगा? h/3 ऊंचाई पर। तो प्यारे बच्चों इसका 1/3 कर दीजिए। ठीक है, इस पर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो निश्चित रूप से जो बचेगा वो आएगा 1/√3। ठीक, तो यहां से 1/√3 पर इसका सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तो कुल मिलाकर के इसके मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है और y कोऑर्डिनेट निकल के आया है y 1/√3 प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसको निकालना काफी आसान था। अब देखिए ये हाफ डिस्क है और हाफ डिस्क के लिए आप लोग जानते हो, अभी हमने पढ़ा कि हाफ डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है? वो प्यारे बच्चों 4r/3 पाई डिस्टेंस पर होता है। तो ये y एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि y एक्सिस के बाद यहां भी सिमेट्री ही है। ठीक, तो y एक्सिस पर ही होगा और कहां पर होगा? तो यहां से 4r/3 पाई डिस्टेंस नीचे होगा, वर्टिकली नीचे होगा। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो r है वो कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक ये तो ट्राइंगल की एक साइड है, तो ट्राइंगल की साइड कितनी बताई गई? 2 मीटर। अब यहाँ ये इसका डायामीटर भी है तो निश्चित रूप से इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 2/2 यानी 1 मीटर, यानी वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। तो प्यारे बच्चों r की जगह जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये बना 4/3 पाई। तो 4/3 पाई डिस्टेंस पर नीचे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब
अगर ऐसा हमने जान लिया तो प्यारे बच्चों इनके मासेस को इनके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा माना जा सकता है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है ना। तो इसका मास और इसका मास इनके सेंटर ऑफ मास पर ही रखा हुआ माना जा सकता है। तब हम ऐसा रख करके इसको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह ट्रांसफर कर पाएंगे, और डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम जैसे ही हमारे पास होता है तब हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकालना काफी आसान हो जाता है। ठीक, तो चलिए उसी तरीके से हम करेंगे प्यारे बच्चों। इसका मास अगर मैं मानूं m1 और इसका मास मानूं m2, तो निश्चित रूप से जो हम रखेंगे वो इस प्रकार से रखेंगे। देखिएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी y एक्सिस पर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर ही है। ठीक, अगर ये y एक्सिस है और ये प्यारे बच्चों x एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से कितनी ऊंचाई पर? ओरिजिन से प्यारे बच्चों ये यहाँ पर h/3 या मैं कहूँ 1/√3 ऊंचाई पर आया हुआ है, और इसका मास हमने माना है m1। तो ऐसा है कि ओरिजिन से एक मास m1 रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पर? 1/√3 डिस्टेंस पर प्यारे बच्चों, 1/√3 मीटर लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिट मीटर में रखी हुई है। ठीक, तो 1/√3 मीटर पर। अब इधर देख लो, यहाँ पर देखो जो डिस्क का मास है वो यहाँ पर रखा हुआ माना जा सकता है, और डिस्क का मास हमने माना है m2, तो यहाँ पर रखा हुआ माना जा सकता है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस हमने प्यारे बच्चों अभी देखी 4/3 पाई मीटर, ऐसा मान सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये दो मासेस हैं जो कि प्यारे बच्चों y एक्सिस पर रखे हुए हैं। अब ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम की तरह बन चुका है, इसलिए प्यारे बच्चों इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना काफी आसान है। तो एक चीज तो आप समझते हो कि यहाँ पे XCOM तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों मासेस y एक्सिस पर ही है तो इनका सेंटर ऑफ मास भी y एक्सिस पर ही आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते थे? डिस्क के लिए 0, -4/3 पाई, यही लिखते है ना। तो जब हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम में पढ़े हुए हैं, किस प्रकार के फार्मूले पढ़ते लगाते हैं वहां पर? अगर सेंटर ऑफ मास के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो कैसा फार्मूला था? तो प्यारे बच्चों था m1x1 प्लस m2x2 अपान में m1 प्लस m2, यही करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे x1 भी 0 x2 भी 0, देख लीजिएगा x1 भी 0 और x2 भी 0। तो जब ये x1 x2 0 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो ऐसे भी 0 निकाल सकते हो आप, कैलकुलेट करके भी 0 निकाल सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा सोच भी सकते हो क्योंकि दोनों ही मासेस y एक्सिस पर ही है। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब XCOM तो 0 आ गया, अब मुझे YCOM चाहिए तो कैसे निकालूंगा? तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपान में टोटल मास या m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों चलिए वैल्यूज रखिए यहाँ पर। m1 क्या हो जाएगा? तो समझ लीजिएगा इनकी मास डेंसिटीज दी गई हैं, तो इन मास डेंसिटीज से इनके एरिया को अगर मल्टीप्लाई करें तो इनका मास निकलेगा। चलिए सिग्मा क्या है? सिग्मा प्यारे बच्चों सरफेस मास डेंसिटी है। अब यहाँ पूरे सरफेस पे ही मास दिख रहा हुआ नजर आ रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो सिग्मा m1 अगर निकालना हो तो m1 कैसे निकालूंगा? तो सिग्मा इनटू इस ट्राइंगल का जो भी एरिया है, तो ट्राइंगल के लिए जो एरिया होता है कैसे निकालते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो इक्विलेटरल के लिए जो एरिया होता है वो होता है प्यारे बच्चों √3/4a², यही होता है ना, यही होता है। अब a क्या है? a इसकी साइड है, तो a इसकी साइड है तो साइड कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ 4 आ जाएगा तो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका एरिया बना √3। तो सिग्मा जो कि मास डेंसिटी है इनटू इसका एरिया यानी √3 प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे इसका मास निकलेगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लेकर नहीं आया, कहीं से ढूंढ कर नहीं आया। ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए ये सभी मैंने अभी यहीं पर बनाया है और यहीं पर आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर पहले से इनको सॉल्व कर रखा है। तो एक बार आप कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी सकती है, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको सही मिलने वाला है और कैलकुलेशन भी सही मिलने वाली है, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है, हो सकती है। ठीक है, हम भी तो ह्यूमन ही है। ठीक, तो एरर हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेक करना है कैलकुलेशन। ठीक, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। चलिए, तो सिग्मा इंटू √3 इसका मास हो गया, इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या निकल का है? 1/√3 करें बच्चों, प्लस m2 देखिएगा, m2 क्या है? तो m2 निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मास डेंसिटी तो सिग्मा ही दी गई है, इंटू इसका एरिया कर लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखिए अगर ये कंप्लीट डिस्क होती तो इसका जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? πr²। अब इसका r तो 1 है, πr² ऐसे निकालते हैं। पूरे डिस्क होती तो πr² ऐसा निकलता, लेकिन हाफ है तो πr²/2 ये इसका एरिया हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब r तो इसके लिए 1 मीटर है, अभी हमने देखा है, तो जैसे ही 1 रखोगे तो ये तो इतना बचा ना, π/2। ठीक, तो π/2 रख लो यहाँ पर, π/2 प्यारे बच्चों ये इसका एरिया हो गया, इंटू y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? देखिए y कोऑर्डिनेट देखिएगा ध्यान से, तो -4/3 पाई, -4/3 पाई
ऐसा ये हो गया। अपान में इनका मास रख लो, तो मास कितना आया है, तो सिग्मा रूट 3 इसका आया है m1 प्लस m2 आया है कितना, सिग्मा इंटू पाई बाई 2, यही आया है ना। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा जगह पहले हम बनाते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसी को मिटा लेते हैं। आपको याद रखना है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आया है, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर चलिए, ये सारी चीजें अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सिग्मा ऊपर से और नीचे से दोनों ही जगह से कॉमन ले सकते हैं और तब यहाँ से सिग्मा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से रूट थ्री भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है और इस 2 से ये 4 भी एक बार कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये पाई भी कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिएगा क्या बचा, काफी चीजें कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा है ऊपर, ठीक, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है देखिए। और ये माइनस साइन यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो -2/3 शायद ये बचा -2/3। एक बार चेक कर लीजिएगा, सिग्मा भी कैंसिल हो चुका है, पाई भी कैंसिल हो चुका है, 2 से एक बार ये कैंसिल हो चुका, तो -2/3 यही बचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए नीचे क्या बचता हुआ नजर आ रहा है, तो √3 + π/2 ये नजर आ रहा है। तो √3 + π/2 प्यारे बच्चों। अब इसको एक बार आप सॉल्व करते रहिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए तो ये बचेगा ऊपर 1/3 और 1/3 बचा और नीचे में क्या बच रहा है, तो नीचे में प्यारे बच्चों 2√3 + π/2 ये बन रहा है। इसको और सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो 2/3 इंटू 2√3 + π/2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इसका y कोऑर्डिनेट। देखिएगा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस सिस्टम के लिए जो भी है x COM वो क्या निकल के आया है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया है ये प्यारे बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन आसान था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा टफ थी। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम का चैनल है। IIT JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चैनल होने वाला है, ऐसा मैं आपसे वादा कर सकता हूं प्यारे बच्चों। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स। अगली वीडियो में और भी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे।